गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट बेसिक्स ऑफ इंटरनेट चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफाइन द इंटरनेट, इंटरनेट की डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के फीचर्स क्या क्या है, इंटरनेट और डब्ल्यू में क्या फ़र्क होता है, सर्च इंजन्स जो होते हैं हमारे पास उनकी वर्किंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सर्वर्स होते हैं, उन सर्वर्स को पढ़ेंगे और उनका पर्पस क्या होता है उसको पढ़ेंगे। वेबसाइट जो होती है हमारी उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का जो यूज़ होता है उसको हम जानेंगे। और जो ब्लॉगिंग होती है, ब्लॉग क्रिएट करना, तो उसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर इंटरनेट स्पिन्स अ वेब ऑफ इंटरकनेक्टिविटी अराउंड द ग्लोब। आज के टाइम पे हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर हमारा जो इंटरनेट है वो सारे ग्लोब में हमारे पास क्या दे रहा है, वेबसाइट के थ्रू हमारे को इंटरकनेक्टिविटी, हमें आपस में जोड़ रहा है। थ्रू इंटरनेट मोर देन 50 मिलियन पीपल इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन कनेक्टेड। इंटरनेट के थ्रू हम कितने लोगों से, 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। इंटरनेट कब इवॉल्व हुआ था? इंटरनेट वॉज इवॉल्व इन 1969, 1969 में इंटरनेट जो है वो इवॉल्व होकर आया था। किस प्रोजेक्ट के अंडर? उस प्रोजेक्ट का नाम था आरपानेट। आरपानेट की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड यूएस डिफेंस। क्यों ये किस इंटरनेट कैसे कौन से ईयर में आया था हमारे पास? 1969 में। और कौन से प्रोजेक्ट के अंडर? आरपानेट यानी कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। क्योंकि उस टाइम पे नीड फील हुई थी कंप्यूटर्स को, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो कंप्यूटर थे उनको आपस में कनेक्ट करने की, डेटा को एक्सचेंज करने की। Soon after, the people from different backgrounds such as engineers, scientists, students and researchers started using the network for exchanging information and messages। और उसके बाद धीरे धीरे हमें इसकी नीड हर फील्ड में ज़रूरी फील होने लगी, इंजीनियर्स को भी, साइंटिस्ट को भी, स्टूडेंट्स को भी और रिसर्चर्स को भी। उसके बाद आता है हमारे पास डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो अब इसकी हिस्ट्री क्या थी वर्ल्ड वाइड वेब की? द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989। टिम बर्नर्स-ली ने इसको 1989 में इन्वेंट किया था। और 1995 में क्या हुआ था? फर्स्ट कनेक्शन जो है वो बना था। The first connection was established over what is today known as the internet। 1989 में डब्ल्यू को इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली ने, और 1995 में जो फर्स्ट कनेक्शन था उसको इस्टेब्लिश किया गया, जिसको आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब की? वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस है, इंटरनेट पर आधारित एक सर्विस है जो क्या यूज़ करती है? विच यूजेस कॉमन सेट ऑफ रूल्स। जो कि कॉमन सेट ऑफ रूल्स, मतलब कॉमन सेट ऑफ रूल्स का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम इंडिया में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ इंटरनेट को यूज़ करने के अलग तरीके हैं, यूएसए में अलग है, यूके में अलग है। नहीं, कॉमन सेट ऑफ रूल्स होते हैं उन जिनको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, कि उसी तरीके से ही हम यूज़ कर सकते हैं। कि अगर मैं अपने सर्च बॉक्स में मुझे www.google.com अगर मैं डाल रही हूँ, मैंने एंटर किया है www.google.com, तो हर कंट्री में यही डलेगा, यही एड्रेस हम डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास लेकिन हमारे पास कुछ डिफरेंस होता है इंटरनेट और डब्ल्यू में। अब दोनों में फ़र्क क्या है? इंटरनेट में और डब्ल्यू में क्या फ़र्क होता है? इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं?
इंटरनेट इज़ नोन एज इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जो हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं आपस में जब वो इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स जब आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनेट। इसके अलावा इंटरनेट क्या होता है? एक मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। इसका क्या मतलब होता है? बहुत बड़ा एक नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है हमारे पास इंटरनेट। बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, उनका एक नेटवर्क जो होता है, कलेक्टिव नेटवर्क जो होता है, उसको इंटरनेट बोला जाता है। इंटरनेट के थ्रू हम मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को, लाखों कंप्यूटर्स को हम इकट्ठा कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक नेटवर्क बन जाता है, जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी कंप्यूटर को किसी भी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करा सकते हैं। शर्त सिर्फ एक होनी चाहिए कि वो दोनों कंप्यूटर्स आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। मैं अगर किसी कंट्री में बैठी हूँ और मुझे किसी अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, किसी और कंट्री में बैठे हुए रिलेटिव से बात करनी है तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन मुझे चाहिए है। तो मेरा कंप्यूटर सिस्टम और मेरे फ्रेंड या मेरे रिलेटिव का कंप्यूटर सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बशर्ते इंटरनेट से वो कनेक्टेड होना चाहिए। अब आता है हमारे पास www। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इसको हम वेब भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम वेब भी बोलते हैं। ये क्या होता है? कलेक्शन होता है डिजिटल पेजेस का। अब आपने इंटरनेट पे कोई एड्रेस डाला, सपोज़ www. आपको कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट का मैंने लिंक बोला, आपने वो एंटर की वो वेबसाइट, और जब उसके बाद वो वेबसाइट एंटर करने के बाद पहला लिंक आपके पास आया, आपने उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया। वो लिंक पे क्लिक करने के बाद जितने भी पेजेस उस वेबसाइट के खुलेंगे वो सारे आपके क्या होते हैं? वेब होते हैं। तो ये क्या होता है? मैसिव कलेक्शन ऑफ डिजिटल पेजेस। वेब क्या होती है? हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन होती है डिजिटल पेजेस का। मतलब डिजिटल पेजेस यानी कि जो हम ओवर द कंप्यूटर सिस्टम जो हम देखते हैं वो हमारे पास डिजिटल होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो पेजेस हमारे पास होते हैं, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो हमारे पास उन सब पेजेस का जो कलेक्शन होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। इसके बाद आता है द वेब यूजेस द HTTP प्रोटोकॉल। आप सब ध्यान से आज देखना, आप अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर सिस्टम में आज देखना, कोई भी वेबसाइट जब आप खोलोगे तो उसका सर्च बॉक्स में सबसे ऊपर जो एड्रेस होता है, जहाँ पे आप एड्रेस एंटर करते हैं, जैसे www.wikipedia.com, तो उसके आगे HTTPS या HTTP करके भी लिखा होता है। तो ये वेब ही इस्तेमाल करती है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल कॉमन सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि इंडिया में भी HTTP से ही ओपन हो रहा है, वो दूसरी कंट्री में भी HTTP से ही ओपन हो रहा है, तीसरी कंट्री में भी HTTP से ही ओपन हो रहा है। ये नहीं है कि किसी दूसरी कंट्री में कोई और प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करने के लिए। इसके बाद आता है सर्च इंजन्स। तो हमारे पास सर्च इंजन्स क्या होते हैं? सर्च इंजन्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट से अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सर्च इंजन क्या होते हैं? वो प्रोग्राम जिसका इस्तेमाल करके हमें इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम निकाल सकते हैं। सर्च इंजन कैसे काम करता है हमारे पास? तो सर्च इंजन वर्क्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इस तरीके से काम करता है। सबसे पहला स्टेप होता है वेब क्रॉलिंग। तो वेब क्रॉलिंग क्या होता है? क्रॉल मतलब रेंगना। तो वेब सर्च इंजन्स वर्क बाय स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस। जो हमारी वेबसाइट के सर्च इंजन्स होते हैं वो कैसे काम करना स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले उनके पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वेब पेजेस की।
कि जो इन्फॉर्मेशन मान लो मुझे कोई एक्सेस करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है इंटरनेट के थ्रू, तो मैं पहले सर्च इंजन का इस्तेमाल करूँगी। और सर्च इंजन में सबसे पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, पहले वो इन्फॉर्मेशन उसके पास उस सर्च इंजन में भी तो स्टोर्ड होनी चाहिए, तभी तो मैं भी देख पाऊँगी उस इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है नोन एज वेब इंडेक्सिंग। इट स्टोर्स डेटा टू फैसिलिटेट फास्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इसका मतलब होता है जैसे हम अपनी नोटबुक में भी हम इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स में क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो नोटबुक है उसके अंदर हमने कितने चैप्टर्स किए हुए हैं। इसी तरीके से इंडेक्सिंग से क्या होता है, हम फास्टली अपनी इन्फॉर्मेशन को निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इसके अंदर, इस वेब पेज के अंदर क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो जो भी हमें चाहिए होगा हम उसको निकाल पाएंगे। और थर्ड होता है सर्चिंग। सर्चिंग मतलब अ वेब सर्च क्वेरी फेचेस द रिजल्ट फ्रॉम द वेब सर्च इंजन एंटर्ड बाय द यूज़र टू मीट हिज इंफॉर्मेशन नीड्स। सर्चिंग का मतलब अब जो वेब इंजन है उसने पहले क्या किया, वेब क्रॉलिंग, मतलब उसके पास पहले तो क्या हुई, इन्फॉर्मेशन स्टोर की उसने अपने पास। उसके बाद उसने जो डेटा था उसको फास्टली और एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कराने के लिए उसकी इंडेक्सिंग की। और थर्ड नंबर पे अब हम एक्चुअली जब हम अपना गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो जो सर्च के बाद उससे रिलेटेड, जैसे अगर मैंने टाइप किया कंप्यूटर साइंस, तो मुझे कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड पेजेस मिलेंगे, वेबसाइट्स के लिंक्स मिलते हैं। इसके अलावा मुझे अगर मैं कंप्यूटर साइंस टाइप कर रही तो मुझे हिंदी के लिंक्स नहीं की वेबसाइट्स के लिंक्स नहीं मिलेंगे, मुझे किसके मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस के ही। तो ये होता है सर्चिंग। तो कुछ हमारे पास सर्च इंजन्स जो अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। जो सबसे कॉमन तो हम यूज़ करते हैं वो तो सबको ही पता होगा, कौन सा है, गूगल। उसके बाद अलावा कुछ ये इंजन्स भी हैं, सर्च इंजन्स, AOI, बिंग, वेब क्रॉलर, आस्क, याहू, माई वेब सर्च, info.com। नेक्स्ट आता है वेब सर्वर्स। अब वेब सर्वर्स क्या होता है, सर्वर क्या होता है, तो वेब सर्वर हमारे पास क्या होता है, अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। सर्वर क्या होता है, कुछ एक सिंपल एक कंप्यूटर ही होता है जो दूसरे कंप्यूटर्स को क्या प्रोवाइड करता है, डेटा। तो सर्वर क्या हुआ, एक सिंपल एक कंप्यूटर ही है जो दूसरे कंप्यूटर होंगे उनको डेटा प्रोवाइड करेगा। तो हमारा जो इंटरनेट का पूरा स्ट्रक्चर है वो किस मॉडल पे बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो वेब सर्वर हेल्प्स टू डिलीवर वेब कंटेंट दैट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट। तो वेब सर्वर का मेन काम क्या होता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, हमें वेब कंटेंट को डिलीवर करने में। जो वेबसाइट का कंटेंट होता है हमारे पास, उसको अगर हमें डिलीवर करना हो इंटरनेट की मदद से, हमें एक्सेस करना हो, तो वेब सर्वर उसको डिलीवर करने में मदद करता है। वो कंटेंट को डिलीवर करने में हमारा वेब सर्वर मदद करता है। तो ये हमारे पास वर्किंग है हमारे क्लाइंट सर्वर मॉडल की। ये हमारे क्लाइंट के कंप्यूटर्स हैं। सपोज़ आप में से कोई, अब किसी ने अपना कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट करा हुआ है इंटरनेट के थ्रू, किसी ने अपना लैपटॉप किया हुआ है, किसी ने अपने PDA की हुई है, अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, या किसी ने अपने एप्पल के सिस्टम्स को किया हुआ है, और ये है हमारा इंटरनेट। तो अभी हमारे सारे सिस्टम्स जो हैं हमने अपना इंटरनेट से कनेक्ट किए हुए हैं, तो हम हो गए क्लाइंट, क्योंकि हमें ज़रूरत है इंटरनेट की। अब इंटरनेट ये क्लाइंट्स के साथ भी कनेक्टेड है, और इंटरनेट किसके साथ भी कनेक्टेड है, हमारा वेब सर्वर के साथ भी कनेक्टेड है। वेब सर्वर भी एक मेन कंप्यूटर होता है जहाँ पे इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो ये वाले क्लाइंट्स इंटरनेट से मांगते हैं। जो भी हमारे क्लाइंट, यानी कि जो भी इस सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, ये वाले सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स, वो जो इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये वेब सर्वर से कनेक्टेड होती है। ये वेब सर्वर में सारा डेटा स्टोर्ड होता है। ये वेब सर्वर इस इंटरनेट को देगा, और इस इंटरनेट से कनेक्टेड वो क्लाइंट जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो एक्सेस कर सकता है। इस वेब सर्वर के अंदर हमारा सब कुछ स्टोर्ड होता है। ये इस वेब सर्वर में एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस क्या होता है, सिंपली कलेक्शन होती है जो भी डेटा होता है उसकी।
सबको वर्किंग समझ में तो ये क्लाइंट और सर्वर की जो है हमारे पास वर्किंग, सिंपल वर्किंग है। आई होप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो प्राइमरी जॉब है हमारे पास हमारे वेब सर्वर का वो क्या है, इज़ टू डिलीवर वेब पेजेस टू क्लाइंट्स। तो जो प्राइमरी जॉब है, जो मेन काम है वेब सर्वर का, हमारा जो वेब सर्वर था ये, इसका मेन काम हमारे पास क्या है, हमारे क्लाइंट्स को सारे के सारे वेब पेजेस डिलीवर करना। किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। तो जो ये कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट नोड और सर्वर नोड के बीच में, ये एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके, जो ये इंटरनेट होता है, ये इंटरनेट एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्वर सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास सर्वर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। A web server commonly known as HTTP server or application server is a program that serves content using the HTTP protocol। वेब सर्वर क्या होता है, इसको हम HTTP सर्वर भी बोल देंगे या फिर हम एप्लीकेशन सर्वर भी बोल सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम होता है जो कंटेंट को सर्व करता है, यानी कि क्लाइंट की जो नीड होती है, यानी कि हम लोगों की जो ये नीड होती है, हमें इंटरनेट से कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी रिट्रीव करना होता है, तो उन सारी नीड्स को फुलफ़िल करता है HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके। तो अब हमारे पास ये कुछ टाइप्स के वेब सर्वर हैं। ये वेब सर्वर क्या है, सबसे पहला है अपाचे वेब सर्वर, या फिर इसको बोलते हैं HTTP वेब सर्वर, जो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने डेवलप किया था। ये फ्री और ओपन सोर्स वेब सर्वर है। इसका मतलब क्या होता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ओपन सोर्स वेब सर्वर है, मतलब आप कहीं भी किसी भी सिस्टम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हम इंस्टॉल करके और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे हम इसको वर्क कर सकते हैं। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से जो हम अपने स्कूल्स में यूज़ कर रहे हैं अभी के टाइम पे, वो तो विंडोज़ है। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS, ये सब, इन सब सॉफ्टवेयर्स, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी हम अपना अपाचे वेब सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अपाचे टॉमकैट। अपाचे टॉमकैट ये भी क्या है, एक फ्री और ओपन सोर्स वेब सर्वर है, इसको भी हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर रन कर सकते हैं, अपने लिनक्स पे, यूनिक्स पे, विंडोज़ पे, मैक OS पे या फ्री BSD पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट है लाइट TPD। ये भी फ्री वेब सर्वर है और ये कौन से वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ्री BSD ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है जिग्सॉ इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। किसने डेवलप किया ये, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये भी ओपन सोर्स है, फ्री है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसको भी हम दोबारा फिर से जो हमारा टॉमकैट और अपाचे सर्वर था उनकी तरह ही इनको हम लिनक्स पे, यूनिक्स पे, विंडोज़ पे, मैक OS पे, इन सब पे हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी सर्वर्स। अब सर्वर्स हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या सर्विसेज हमें सर्वर से मिल सकती है। टुडे मैनी सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द वेब सर्वर। उनमें से क्या क्या है, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ओवर अ नेटवर्क एंड हैज़ द एबिलिटी टू रन अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन ऑन मैनी कनेक्टेड कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम। ये क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो फैला हुआ है। तो ये एक नेटवर्क के ओवर अ नेटवर्क ये फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और इसकी एबिलिटी क्या होती है कि कोई भी अगर एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन है, वो हम बहुत सारे कनेक्टेड आपस में, अगर 10 कंप्यूटर्स अभी एक टाइम पर कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, तो सेम टाइम पे हम एक ही प्रोग्राम को उन 10 कंप्यूटर्स पे इजीली रन कर सकते हैं। किसकी मदद से, क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से। ठीक है,
It is used where various computing concepts that involve a large number of computers are connected via real-time communication networks such as the internet. तो इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पास, जिनमें बहुत बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो हैं, उनमें अगर हमें एक ही टाइम पर क्या करना होता है, सेम प्रोग्राम या सेम एप्लीकेशन को एक टाइम पर हमें हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स पे अगर एक ही एप्लीकेशन को रन करना है, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अलावा कौन कौन सी वेरियस अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई है वेब सर्वर के द्वारा, वो कौन कौन सी है? कॉस्ट एफिशिएंट। तो हमारा जो वेब सर्वर है वो सबसे कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब वो ज़्यादा बिल्कुल एकदम इकोनॉमिकल हमारे पास मेथड है टू यूज़, मेंटेन एंड अपग्रेड। किस लिए उसको यूज़ करना, मेंटेन करना और अपग्रेड करना सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। दूसरा आता है हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग। वेब सर्वर हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्टोर अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन सच एज गूगल ड्राइव्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एट्सेट्रा। वेब सर्वर की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी, सबसे अच्छी कैपेबिलिटी क्या है कि ये अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है इसके अंदर। जैसे आप लोगों ने गूगल ड्राइव्स देखा होगा और अभी ऊपर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्कस किया है वो। थर्ड आता है डेटा शेयरिंग। With the help of web servers, one can easily access the information from anywhere where there is an internet connection using Google Docs such as documents, Excel sheets, drawings, PowerPoint presentations, etc. वेब सर्वर की ही मदद से हम कहीं पर भी बैठकर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और गूगल डॉक्स जैसी हमारे पास टेक्निक्स आ चुकी है जिनका इस्तेमाल करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट, ड्राइंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहीं पर भी बैठकर हम इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बैकअप एंड रिकवरी। As all the data nowadays is stored on web servers, backing it up and restoring the same is relatively much easier than storing the same on a physical device. क्योंकि आज के टाइम पे हमारा सारा डेटा जो है वो वेब सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है, तो उसका बैकअप रखना आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसका फिज़िकल डिवाइस पे खुद से अगर हम उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, तो उसके कंपैरेटिवली हमारे वेब सर्वर पे सब डेटा स्टोर हो जाता है, तो इसलिए उसका बैकअप हमें आसानी से मिल जाता है। अगर बाय चांस आपके सिस्टम को आपको रीसेट करना पड़ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका जो डेटा है उसका बैकअप जो है, आपके जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखी हुई थी अपने सिस्टम में, उसका बैकअप आपका ईजिली मिल सकता है वेब सर्वर की मदद से, क्योंकि आपका सारा डेटा आप चाहो तो वेब सर्वर पे स्टोर कर सकते हो और वहाँ से बैकअप जो है वो आपको ईजिली मिल सकता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सर्वर्स। अब सर्वर किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आता है हमारे पास मेल सर्वर। Mail servers provides a centrally located pool of disk space for network users to store and share various documents in the form of emails. अब नाम से ही पता चल रहा है मेल सर्वर कौन सा है। तो मेल सर्वर क्या प्रोवाइड करता है? एक सेंट्रली लोकेटेड पूल ऑफ डिस्क स्पेस फॉर नेटवर्क यूजर्स। वो अपने डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं? ईमेल्स की फॉर्म में। तो मेल सर्वर ऑब्वियसली इसके लिए आपको इंटरनेट की कनेक्शन चाहिए होगी। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ईमेल्स की फॉर्म में स्टोर करके रखना है यूजिंग द इंटरनेट, देन यू कैन यूज़ मेल सर्वर्स। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सर्वर। एन एप्लीकेशन सर्वर एक्ट्स एज अ सेट ऑफ components accessible to the software developer through an API defined by the platform itself। एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है? ये सेट ऑफ कंपोनेंट होता है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके लिए ये एक सेट ऑफ कंपोनेंट की तरह काम करता है। फॉर वेब एप्लीकेशंस दीज कंपोनेंट्स आर यूजुअली परफॉर्म्ड इन द सेम रनिंग एनवायरनमेंट एज इट्स वेब सर्वर एंड देयर मेन जॉब इज़ टू सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनामिक पेजेस।
तो एप्लीकेशन सर्वर का सबसे मेन काम क्या होता है, डायनामिक पेजेस जो होते हैं हमारे पास उनको कंस्ट्रक्ट करना। डायनामिक पेजेस का मतलब क्या होता है कि आप वेबसाइट को अगर ओपन कर रहे हैं तो उसमें जो भी पेजेस खुल के आ रहे हैं आपके सामने, तो वो स्टैटिक नहीं होते, वो क्या होता है, डायनामिक होते हैं, वो इंटरैक्टिव होते हैं और आप उनको रिफ़्रेश करते हो तो अगर कोई उस पेज पे कोई भी चेंजेस हुए हैं उस टाइम पे और आपने उसको रिफ़्रेश कर दिया तो वो चेंजेस आपको नज़र आ जाते हैं। ये नहीं होता कि आपने उसको रिफ़्रेश किया और जैसे आप 1 मिनट पहले अगर उस पेज पे कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो आपको दिखते नहीं हैं, ऐसा नहीं होता। डायनामिक पेजेस का मतलब होता है कि आप उसको रिफ़्रेश करोगे और अगर उस टाइम के दौरान अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो रिफ़्रेश करने पे आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर, FTP। FTP यूजेस सेपरेट कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शंस बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। FTP क्या करता है, उसमें सेपरेट कंट्रोल और डेटा कनेक्शन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए अगर आपको डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे तो उसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट करने पड़ेंगे आपको। इनक्रिप्ट का मतलब उनको इस तरीके से आपको यूज़र नेम और अपने पासवर्ड को अपने पास रखना होगा कि वो सिर्फ आपको या जिसको आप भेज रहे हैं उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को ही पता हो वो। नेक्स्ट आता है डेटाबेस सर्वर। Database server is a computer program that provides database services to other computer programs or computers using client server model। अभी हमने client server model पढ़ा था, तो client server model का इस्तेमाल करके जो हमारा डेटाबेस सर्वर है वो क्या करता है, वो डेटाबेस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कंप्यूटर्स को। नेक्स्ट आता है डोमेन नेम सर्वर या DNS। अ नेम सर्वर इज़ अ कंप्यूटर सर्वर दैट होस्ट अ नेटवर्क सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्सेज टू क्वेरीज। आपने अपने सर्च इंजन में कोई भी क्वेरीज पुट की, उस क्वेरीज को के रिगार्डिंग जो भी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, नेम सर्वर वही कंप्यूटर सर्वर है जो आपकी उन क्वेरीज का रिस्पॉन्स, उन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स जो भी आपको मिलेगा वो डोमेन नेम सिस्टम सर्वर की मदद से मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेबसाइट। अब वेबसाइट की डेफिनेशन क्या होती है, दी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस की कलेक्शन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे। दैट इज़ एक्सेस्ड बाय इट्स ओन इंटरनेट एड्रेस, जो उसके अपने सिर्फ और सिर्फ अपने एड्रेस से ही हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन होती है किसकी, वेब पेजेस की। कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड पेज पे, और इसको सिर्फ और सिर्फ हम इसके इंटरनेट एड्रेस से ही एक्सेस कर पाते हैं। अपने को ये नहीं होता कि मैं अपने घर का एड्रेस डाल दूँगी और मेरे पास कोई वेबसाइट का लिंक ओपन होकर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर वेबसाइट का अपना एक इंटरनेट एड्रेस होता है, उसकी मदद से जो वेब पेजेस हमारे पास ओपन होकर आते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, वो उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ वेबसाइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पोर्टल। अब वेब पोर्टल और वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है, तो वेब पोर्टल एक मीडियम होता है by which users access the resources while a website is a destination in itself। वेब पोर्टल तो एक मीडियम हो गया, जैसे आप लोग कोई भी अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट को, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के। तो ऐसे ही वेब पोर्टल क्या हो गया, वो एक मीडियम हो गया जिससे हम अपना जो यूज़र है वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है। लेकिन वेबसाइट क्या होता है, एक डेस्टिनेशन हो गई कि वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच गए हम, वो एक डेस्टिनेशन, खुद में एक डेस्टिनेशन हो जाती है। तो कुछ वेब पोर्टल्स क्या क्या है हमारे पास, AOL, गूगल, याहू, और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास वेब पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट रेफर्स टू अ लोकेशन। वेबसाइट तो सिंपल क्या होती है, एक लोकेशन हो गई या फिर एक डोमेन नेम हो गया जो कि इंटरनेट से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वेबसाइट अभी हमने पढ़ा कि क्या आती है कि एक डेस्टिनेशन हो जाती है अपने आप में, यानी कि एक लोकेशन हो जाती है
कि मैंने कोई भी लिंक अपना एंटर किया या कोई भी क्वेरी अपनी एंटर की सर्च इंजन में, और उसके बाद जो मेरे पास लिंक्स आए उनमें से जो मैंने पहला लिंक ओपन किया वो एक वेबसाइट है, तो वो एक लोकेशन है जहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोज़ विच आर एड्रेस्ड रिलेटिव टू अ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और वेबसाइट होती क्या है, कलेक्शन होती है, उसमें वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, और उन वेब पेजेस पे आपके इमेजेस भी मिल सकती है, वीडियोस भी हो सकती हैं अलग अलग। हर पेज पे आपको वीडियो भी, किसी पेज पे सिर्फ टेक्स्ट भी दिख सकता है, या फिर उन पे इमेजेस वीडियोस भी दिख सकती है, या इनका कॉम्बिनेशन भी दिख सकता है। और इनका एक URL होता है, हर वेबसाइट का एक URL मतलब एक अपना खुद का एड्रेस होता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि विकीपीडिया ओपन करो तो उसके लिए आप गूगल का एड्रेस नहीं डाल सकते हैं, विकीपीडिया का अपना URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट में हमारे पास होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें मिलकर हमारे पास एक वेबसाइट बनती है। सबसे पहली होती है कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज। A web page of a website must contain the basic elements such as page title, URL, file name, header, footer, navigation, web page content are all parts to the composition of a web page. वेब पेज में क्या क्या चीज़ें होती है, पेज के टाइटल होता है, उसका URL होता है, फाइल का नाम, हेडर, फुटर, नेविगेशन, वेब पेज कंटेंट, ये सारे हमारे पास वेब पेज के कंटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है वेबसाइट ग्राफिक्स। ऑलवेज यूज वेब ग्राफिक्स विच हैव बीन ऑप्टिमाइज्ड फॉर ऑप्टिमम डाउनलोड स्पीड एज द वेब होस्टिंग स्पेस अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट। हमें हमेशा वेब ग्राफिक्स का यूज़ करना है जो कि डाउनलोड स्पीड जो हो, ऐसे वेब ग्राफिक्स का यूज़ करना चाहिए अपनी वेबसाइट में कि जब हम उस वेबसाइट पे अगर हमारे पास कोई डाउनलोडेबल लिंक है तो वो ईज़िली हमारे पास डाउनलोड हो जाए ऑप्टिमम स्पीड के साथ, कि मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड हो उस वेब पेज की। नेक्स्ट आता है हेडिंग ऑफ द साइट। Headings in a website play a crucial role as they not only present a clear structure of the web page to the audience and help the search engines to retrieve the required information. हमारी वेबसाइट की जो हेडिंग है उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर तो बताती है कि हमारे पास वेब पेज क्या होगा, किस बारे में होगा, और साथ साथ जो हमारे सर्च इंजन्स होते हैं, जैसे अगर मैंने कंप्यूटर साइंस टाइप किया तो मुझे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही वेब पेजेस, वेबसाइट्स के लिंक मिलेंगे ओपन होकर। तो इसलिए हेडिंग्स जो है बहुत ज़रूरी होती है कि वो सही हेडिंग हम अपनी वेबसाइट्स को दें। नेक्स्ट है इफेक्टिव कलर कॉन्ट्रास्ट। एज द वेबसाइट्स आर यूज टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक पर्पज और टॉपिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस साइट्स। हमारी जो वेबसाइट्स है वो जितनी ज़्यादा हम उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रखेंगे उतनी ज़्यादा हमें उस वेबसाइट के थ्रू अपने वेब पेज को एक्सेस करने में अच्छा लगेगा, और उतना हम इंटरेस्टिंगली उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पास कोई एक वेबसाइट है और उसके जो वेब पेज है उस पर सिर्फ टेक्स्ट लिखा है तो चांसेस ये हो जाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाऊंगी उस वेबसाइट से या उस वेब पेज से, और मैं उसके कंटेंट जो है वो पढ़ूंगी नहीं। रादर उस पर अगर इमेजेस होंगी या वीडियोस होंगी तो मैं ज़्यादा टाइम तक उसमें इंगेज्ड रहूँगी उस वेब पेज में, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा अगर ये सब आपके पास मल्टीमीडिया फाइल्स जो हैं वो भी होंगी अगर उस वेब पेज पर। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ अ वेबसाइट। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं एक वेबसाइट के, तो हमारी जो वेबसाइट होती है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं हमारे पास। सबसे पहला है गुड विजुअल डिज़ाइन। अ साइट मस्ट बी अपीलिंग एंड इफ़ रिक्वायर्ड मस्ट बी प्रोफेशनल। हमेशा साइट जो है हमारी वेबसाइट वो कैसी होनी चाहिए, अपीलिंग, इंटरैक्टिव होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत है, अगर वो एक प्रोफेशनल, अगर वो एक वर्क से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट है तो वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। हमारी साइट क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारी कंपनी को, प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हो, और अगर ज़रूरत है तो उसको प्रोफेशनल बनाना चाहिए हमें। सेकंड जो है वो है स्क्रीन रेजोल्यूशन।
As we know that websites are displayed on the screen of electronic devices and every device has different resolution. हमें पता है कि जो वेबसाइट्स है वो अलग अलग स्क्रीन यूज़ करते हैं. कोई बच्चा कंप्यूटर्स पे भी चलाता है उस वेबसाइट को, कोई लैपटॉप पे ओपन कर रहा है, कोई अपने फ़ोन में ओपन कर रहा है. तो हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन होते हैं और हर डिवाइस का डिफरेंट रेजोल्यूशन होता है. तो जो एवरेज वेब सर्फर है वो कौन सा यूज़ करता है, 1024x768 पिक्सल्स. जो एक नॉर्मल वेब सर्फर होता है जो वेब को सर्फ करता है या वेब को सर्च कर रहा है, वो इस रेजोल्यूशन को फॉलो करता है अपनी वेबसाइट्स को सर्फ करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कलर स्कीम एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. कलर स्कीम और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है? टू मेक द वेबसाइट प्रेजेंटेबल अप्रोप्रिएट कलर स्कीम मस्ट बी यूज्ड. अगर हमें अपनी वेबसाइट को प्रेजेंटेबल दिखाना है तो उसके लिए हमारे पास अच्छी कलर स्कीम होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है इंसर्ट मीनिंगफुल ग्राफिक्स. ग्राफिक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं एक इंटरैक्टिव अपीयरेंस हमारी साइट को. नेक्स्ट आता है सिंप्लिसिटी. हमें अपनी साइट को सिंपल रखना चाहिए. सिंपल एज इन ये नहीं कि हम मल्टीमीडिया का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि हमने उसमें सिर्फ सारी इमेजेस या वीडियोस से वो पेज हमने फिल कर दिया है. तो उसमें मतलब जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहाँ हमें इमेजेस का यूज़ करना चाहिए या वीडियोस का हमें यूज़ करना चाहिए, मल्टीमीडिया का यूज़ करना चाहिए. लेकिन ये नहीं हो कि हमने बस सारे पेज पर इमेजेस ही फिल कर दी है अपनी. नेक्स्ट है रेलेवेंट कंटेंट. हमेशा अपनी वेबसाइट पे जिस चीज़ से रिलेटेड हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, हमेशा हमें इन्फॉर्मेशन भी वही डालनी चाहिए. ये ना हो कि यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ भी उसको कैची बनाने के लिए हमने बाहर टाइटल में कुछ और डाल दिया है और अंदर जब हमने उस पर क्लिक किया तो हमें कुछ और मिल रहा है. तो हमें अगर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मैं वेबसाइट बना रही हूँ तो मेरा कंटेंट भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही होना चाहिए. ये नहीं हो कि मैं हिंदी या इंग्लिश का उसमें कंटेंट डाल रही हूँ. नेक्स्ट आता है नेविगेशन. नेविगेशन का क्या मतलब होता है? कीप योर साइट सिंपल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. हमेशा अपनी साइट को हमें सिंपल रखना है और वेल ऑर्गेनाइज्ड. वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर तरीके से मुझे वेब पेजेस क्रिएट करने हैं. कि मैं पहले अगर मैं एक कंप्यूटर साइंस में अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक सबसे पहले आता तो पहले मैं उसी टॉपिक के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ. ये ना हो कि जो 10वें नंबर पे जो टॉपिक के बारे में मुझे एक्सप्लेन करना है मैंने वो पहले वाले टॉपिक के साथ मर्ज कर दिया है. तो हमें हमेशा अपना जो कंटेंट है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए. नेक्स्ट है मिनिमल स्क्रॉल. तो जब भी हम सर्फ करते हैं साइट्स को तो हमें ज़्यादा स्क्रॉल करना पसंद नहीं होता. यानी कि हमें अपनी जो वेबसाइट होती है तो उसको हम प्रेफर करते हैं कि हम एक स्क्रीन पे ही हमें सारा पता चल जाए वेबसाइट के बारे में. उस वेब पेज पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट की पता चल जाए एक पेज पे ही. स्क्रॉलिंग ज़्यादातर यूज़र्स जो है वो पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें मिनिमल स्क्रॉलिंग का ध्यान रखना है. नेक्स्ट है कंसिस्टेंट लेआउट. कंसिस्टेंट लेआउट का मतलब है ऑलवेज यूज अ कंसिस्टेंट लेआउट इन द होल वेबसाइट विच विल हेल्प यू टू रिटेन द थीम ऑफ द साइट. लेआउट का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट किस टाइप से दिखनी चाहिए, वो लेआउट पूरा का पूरा हमारे पास एक कंसिस्टेंट फॉर्म में होना चाहिए. नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म और ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी. तो मैनी ओपन सोर्स ब्राउज़र्स आर बीइंग यूज्ड बाय द यूज़र्स. तो हमें ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए कि हर कंप्यूटर सिस्टम पे और हर ब्राउज़र के थ्रू जो है हमारी वेबसाइट जो है एक्सेसिबल हो. ये ना हो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो वो ओपन हो रही है हमारी वेबसाइट लेकिन किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो ओपन नहीं हो रही है. तो इससे ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा अगर हमने उसको ओपन सोर्स नहीं बनाया तो. नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेबसाइट. सो गाइज़ आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं. जो बाकी का कंटेंट बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए. जो अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और अपना अपने घर वालों का ध्यान रखें। बाहर जब भी निकले मास्क पहन कर निकले और 2 गज की दूरी तो एटलीस्ट बनाकर ही रखें और अपने हाथों को धोते रहें। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो मैं प्रेफर करें कि आप अपने हाथ धोएं। आप वॉश अपने आप को मतलब साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें और कोरोना से बच के रहें और अपना और अपने आसपास वालों का सबका ध्यान रखें।